ऐसे समाज में जहां अक्सर चुप्पी सच्चाई पर हावी हो जाती है, यह अभूतपूर्व पॉडकास्ट उन भारतीय पुरुषों की अनकही कहानियों को उजागर करने का साहस करता है जिन्होंने झूठे आरोपों का सामना किया है। न्याय के लिए एक अथक आवाज विनोद तिवारी द्वारा होस्ट किया गया पॉडकास्ट सामाजिक और कानूनी पूर्वाग्रहों से जूझ रहे लोगों के कच्चे और वास्तविक अनुभवों पर प्रकाश डालता है। सम्मोहक साक्षात्कारों, दिल को छू लेने वाले आख्यानों और आंखें खोलने वाली चर्चाओं के माध्यम से हमारा उद्देश्य पक्षपातपूर्ण कानूनों के पीछे छिपी वास्तविकताओं और निर्दोष लोगों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव को उजागर करना है। दोस्तों नमस्कार, पेश है हमारा सेकेंड एपिसोड इस सीज़न का। और इससे पहले कि मैं सेकेंड एपिसोड की बात करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा पहला एपिसोड था बहुत सक्सेसफुल रहा। कुछ मिले जुले असर मिले, कुछ लोगों ने बहुत 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 पॉजिटिव कहा, बहुत सराहा, बहुत अच्छा बोला, वरन कुछ लोगों ने उसके विपरीत हमें डराया, हमें धमकाया और मना किया कि इसको आप रोक दीजिए। खैर, जिन लोगों ने हमें बहुत अच्छा बोला उसको हम धन्यवाद बोलना चाहेंगे, थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आपकी प्रोत्साहन की वजह से हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं और आगे ले जाएंगे। और जिन लोगों ने हमें डराया, धमकाया, उनको हम बोलना चाहते हैं कि आपकी धमकियों से हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इसे आगे बढ़ाएंगे क्योंकि यह आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए। झूठे आरोपों का सच एक ऐसा मिशन है जिसमें हम उन लोगों की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे जिन लोगों की आवाज़ दिल में बंद है। उनकी आवाज़ को हमें बाहर निकालना है। बहुत 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 हो गया, इनफ इज़ इनफ। यदि मैं आपको डाटा की बात करूं तो आप सुन के दंग रह जाएंगे। 1,22,000 लोगों ने, 1,22,000 लोगों ने, और लोग नहीं, मैं आदमियों की बात कर रहा हूं, आदमियों ने आत्महत्या करी थी सन 2022 में। ये मेरा नहीं, एनसीआरबी का डेटा है। और उस डाटा के अनुसार आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित हैं। ये भारत का डाटा है, ये विश्व का डाटा नहीं है, ये भारत का डाटा है। और भारत में इतने सारे पुरुष प्रताड़ित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जेंडर बाइज्ड लॉस। रीज़न है चुप्पी, रीज़न है आपकी आवाज़ जो बंद थी। ये समय आ गया है जहाँ पर आपको वीडियो बना करके मरना नहीं है, वीडियो बना के जिंदा रहना है और अपनी आवाज़ को बाहर निकालना है। जितने भी लोग जो आत्महत्या करते हैं वे लास्ट में एक सुसाइड नोट छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों भाई? क्या आपको अपनी बात कहने के बाद में इतना डर लगता है कि आप जिंदा रहने लायक नहीं बचते? क्या आपको अपनी बात कहने के बाद सुसाइड ही करना पड़ता है? दोस्तों, मैं अभी एक डेटा पढ़ रहा था, उस डेटा के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर में और भारत में भी हजारों 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 लाखों पुरुषों ने अपनी अपनी पत्नियों के लिए न जाने क्या क्या किया है, न जाने क्या क्या किया है। जैसे वरन आपको पता ही होगा, आगरा का ताजमहल एक पुरुष ने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, शाहजहां ने, प्यार में। खैर, उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जाए, लेकिन एक ऐसा भी किस्सा जो मैंने सुना था, आप भी शायद जानते होंगे, माझी द माउंटेन मैन। उस आदमी ने अपनी पत्नी के प्यार के लिए एक पहाड़ को तोड़ दिया। एक अकेले आदमी ने पहाड़ तोड़ा था। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। क्या पत्नियों ने कुछ ऐसा किया पुरुषों के लिए? यदि आप इतिहास खगोलेंगे तो आप देख पाएंगे आदमी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले बहुत पिस रहा है और वरन एक औरत अपनी यूज होने वाली, जो उनके सपोर्ट में जो लॉज बने थे, उसको मिसयूज करके उसको ही अपने पति के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ मनी एक्सटॉर्शन का बिजनेस बना रहे हैं। जी हाँ, मैंने बिजनेस वर्ड यूज किया है क्योंकि ये बिजनेस ही है जहां पर औरत आदमी को प्रताड़ित करके उस पर झूठे झूठे आरोप लगा करके उससे पैसा ठग रही है। ऐसा ही एक मामला अभी सामने आया है जयपुर की सविता मीना का। हाँ, सविता मीना ने 30 बार 1 2 3 4 5 6 8 10 20 25 30 टाइम्स किसी आदमियों पर रेप का मुकदमा किया और उससे पैसे ठगे और बाद में एफआईआर हटा दी। 30 बार उसने 30 अलग अलग नाम से लोगों को ठगा है। कैन यू बिलीव?
दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। आपकी नाक के नीचे हो रहा है और शायद आपको पता नहीं है। और हमारा ये मिशन है कि हम आपको जागरूक कर सकें कि अगल बगल आगे पीछे ऊपर नीचे अपने भाई अपने दोस्त आपके बेटे के साथ हो क्या रहा है। आप गुहार लगाइए कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा जो कानून व्यवस्था है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान बराबर होनी चाहिए। और इसीलिए हमारा पॉडकास्ट है जिसमें हम एक नए मेहमान को ला करके उसकी आवाज़ को बाहर निकालते हैं। और हाँ, आवाज़ बाहर निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि अपना नाम, अपना फेस, अपनी आइडेंटिटी और अपनी सारी चीज़ें रिवील करनी पड़े। अपनी बात को निकालने के लिए शायद मास्क लगा सकते हैं, आप अपना नाम बदल सकते हैं, लेकिन कम से कम आपकी बात बाहर निकलनी चाहिए और लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब कुछ हो रहा है और हमें इससे बचने की जरूरत है। आज हमारे साथ में है एक विशेष मेहमान जो कि अहमदाबाद में सूरत से चल के आए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि ये इनकी उम्र तकरीबन 48 साल है और ज़्यादा जानकारी के लिए हम उन्हीं के पास डायरेक्टली चलते हैं। तो नमस्ते, आपका स्वागत है स्टूडियो में और थैंक यू वेरी मच कि आपने साहस दिखाया कि आप यहाँ पर आकर के अपनी कहानी को लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। एक मध्यम वर्ग परिवार से आया हूँ। मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मैं इंश्योरेंस एडवाइज़र का काम करके छोटी छोटी पॉलिसियाँ बेच के मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। मेरे परिवार में 74 इयर्स की वृद्ध माता है और मेरे प्रथम पत्नी से 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो प्रथम पत्नी से बच्चे हैं, इसका मतलब कि आपकी शादी उसके बाद दोबारा भी हुई है? हाँ, मेरी ये तीसरी शादी है और अच्छा। अभी की जो पत्नी है उसकी दूसरी शादी है। अच्छा, आपकी तीसरी शादी है और आपकी दूसरी। तो आपने बताया कि मेरे साथ में माता जी हैं, आपकी मदर हैं जो 74 साल की हैं। और आपके परिवार में कौन कौन? हाँ, मेरे परिवार बस इतना ही है। अच्छा, ब्रदर सिस्टर्स भाई नहीं है। बहन? अच्छा, और पापा आपके? पापा 2014 में एक्सपायर हो गए। अच्छा, आई एम सॉरी। सो आप अपनी मम्मी के साथ में जीवन यापन कर रहे थे और आपने इंश्योरेंस का बिजनेस में आप आ गए थे। यस। इंश्योरेंस के पहले आप क्या करते थे? इंश्योरेंस से पहले मैं टेलरिंग का छोटा मोटा काम करके मेरे परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था जी। लेकिन उसमें उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो फिर मैं इंश्योरेंस में आके हाँ हाँ, मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। सो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ये, जहाँ पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बहुत ज़्यादा नहीं करी थी और उसमें टेलरिंग का काम करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया और फैमिली के सपोर्ट करने के लिए ये इंश्योरेंस बिजनेस में आए। यस। तो आपकी शादी पहली के बारे में बताइए, पहली शादी आपकी कब हुई और कितने समय चली? 2002 में मेरी पहली शादी हुई थी और 2016 में मेरी प्रथम पत्नी एक्सपायर हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा उनको 2010 में ब्रेन क्लोथ हुआ था पहले। अच्छा, ओहो। उसके बाद 2015 में ब्रेन हेमरेज हुआ और 2017 में वो एक्सपायर हो गई। ओहो। तब मेरे बच्चे नहीं बड़े थे नहीं छोटे थे, हाँ। करीबन 11-12 साल के थे। अच्छा मेरी बेटी। अच्छा, तो इनकी जो है प्रथम शादी, जो पहली मैरिज थी, वो करीब 14 साल चली और इनके 2 बच्चे इनको प्राप्त हुए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ की तबीयत खराब थी और वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई। तो कितने बड़े बच्चे थे जब आपकी वाइफ एक्सपायर हुई? करीबन मेरी बेटी 12 साल की थी और बेटा 10 साल का था। ओहो, बड़ी कच्ची उम्र रही होगी उस वक्त। यस। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? आपने सेकंड आगे मेरे बेटे और बेटी को माँ की कमी महसूस होने लगी और मुझे उसको भरण पोषण करने में और उसको बड़ा करने में दिक्कत आई। जी। तो हमने सोचा कि भाई बच्चों को एक माँ का प्यार मिले, हाँ जी, मेरी वृद्ध माता है हाँ जी। उसको भी हेल्प मिले और मुझे एक पत्नी का प्यार मिले, तो उस वजह से दूसरी शादी करने के लिए हमने सोचा था। अच्छा, बहुत बढ़िया। और फिर हमने दूसरी शादी की थी। कभी हुई आपकी दूसरी शादी? दूसरी शादी 2020 में हुई थी।
तो 2016 से 2020 यानी 4 साल के अंतराल के बाद में आपने दूसरी हाँ, वो शादी 4 साल मुझे अब खुद को संभालने में निकल गया। सही बात है। समझ सकता हूँ कि उनका अचानक डेथ हुई। तो फिर आपकी दूसरी शादी के बारे में बताएं कि कैसी चली दूसरी शादी। और दूसरी शादी में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन उसके मेरी दूसरी पत्नी का भी वो दूसरी शादी थी। अच्छा उसके 2 बच्चे थे अच्छा और वो डाइवोर्स जब लिया था तो उसके 2 बच्चे उसके प्रथम पति के पास थे। अच्छा तो दूसरी शादी हमारे साथ हुई तो वहाँ पे उसको दोनों बच्चों को मिलने में दिक्कत आने शुरुआत हो गई अच्छा और उसके पहले पति की तरफ से बहुत प्रॉब्लम आने शुरुआत हो गई। जी। मेरी मुहर्रम जो पत्नी थी हम्म उसके भी फोटो सोशल मीडिया में हम्म। डाल के उस पे कमेंट, गंदी गंदी कमेंट भी लिखी थी। ओह अच्छा तो उस वजह से ये कानूनी अड़चन पैदा हुई। तो उस वजह से मेरी पत्नी अपने बच्चों के वजह से छोड़ के चली गई अपने प्रथम पति के पास। अच्छा। और इस कितने टाइम में आपके साथ रही वो तकरीबन? 4 महीना। बस 4 महीने? 4 महीना। उसको दिक्कत वही आई थी कि उसके बच्चे के प्रॉब्लम, उसको प्रथम पति उसके बच्चे को मिलने नहीं देते थे शादी के बाद। तो वो उसकी एक निजी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने आपके ऊपर में प्रक्षापण करके और वो निकल गई। यस। अच्छा। तो वहाँ पे हमारे कानून जो प्रकरण खड़े हुए थे उस वजह से मैंने एक एडवोकेट को हायर किया था जो अभी मेरी तीसरी पत्नी है। अच्छा सॉरी, मतलब अभी तीसरी शादी पे आने के पहले मैं दूसरी शादी के बारे में और समझना चाहूंगा। तो दूसरी शादी जो आपकी 4 महीने ही चली और उसमें बेसिकली जो आपके बच्चे हैं उसकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उनके खुद के बच्चे जो अपने पति के पास छोड़ के आई थी Yes. उनसे नहीं मिल पा रही थी। Yes. इस वजह से उन्होंने, तो क्या वो स्मूथली आपका डिवोर्स दोबारा हो गया था उनसे? हाँ, वो मेरी तीसरी पत्नी है, उसी ने डिवोर्स करवाया था। पर वो आसानी से सारा कुछ, आसानी से, और विदाउट एनी एलिमनी, विदाउट एनी कुछ नहीं। अच्छा, वो एक राजी यानी म्यूचुअल डिवोर्स हो Mutual. गया था और वो आपकी शादी जो है विघटित हो गई, खत्म Yes. हो गई। और जो तीसरी शादी आपकी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। दूसरी शादी में जो कानूनी अड़चन आई थी उसके लिए हमने एक एडवोकेट को हायर किया था जो अभी मेरी तीसरी पत्नी है। किस तरीके की कानूनी अड़चन आई थी? वहाँ पे उसकी पति की तरफ से दिक्कत आई थी तो उस वजह से हमने पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी। अच्छा। 7/2021 में। तो उसके लिए हमने 3/7/2021 को मेरी तीसरी पत्नी को पहली बार कांटेक्ट किया था एज ए एडवोकेट के तौर पे। अच्छा, तो उन्होंने ये आपका केस लड़ा था? हाँ, केस में नहीं, कोर्ट तक नहीं गया है। अच्छा। वो बाहरी समाधान करके उसने खत्म करवाया है। अच्छा। फिर वहाँ पे 2-3 महीने चला तो फिर वो मेरे नजदीक आई और फिर हमें बताया कि भाई मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा। मेरे घर में भी उसने अगर आने जाना स्टार्ट कर दिया था कि मैं आपके बच्चे को माता का प्रेम दूंगी, अच्छा। आपकी माता को हेल्प करूंगी और जी। आपको एक पत्नी का प्यार दूंगी। अच्छा। अब उससे अच्छा है कि भाई ये हमारी जिंदगी आगे बढ़े, हाँ जी। इसके लिए आप उसको डाइवोर्स दे दीजिए अच्छा। और हम अपनी एक नई दुनिया स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे कि जो एडवोकेट जो थी जिन्होंने आपको हेल्प करी, उनका बैकग्राउंड क्या था? क्या उनकी पहले कभी शादी हुई? हाँ, उसकी भी ये दूसरी शादी थी। अच्छा। उसके भी पहले हस्बैंड करीबन 2016 में एक्सपायर हो गया था ओहो, अच्छा। और उनके भी कोई बच्चे नहीं थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। तो यहाँ पर जो है हमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि इनकी जो दूसरी शादी थी उस शादी से गेट रिड ऑफ करने के लिए जिस एडवोकेट ने इनकी मदद करी वह उनके इनसे लगाव हो गया था उनको, और वो बोलती थी कि हम जो है साथ में रह सकते हैं और शादी करने को वो तैयार हो गई। ओके, तो सेकंड मैरिज आपकी विघटित हुई थी 2021 में, 2021 में। उसके बाद में फिर आपकी तीसरी शादी कब हुई? और 13 दिसंबर 2021 को। अच्छा, 13-12 और ये हुआ था आपका कौन से अगस्त में। अगस्त में। तो अगस्त से लेकर के दिसंबर के में फिर आपने उनसे शादी रचाई। ठीक है, तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो तीसरी शादी है वो बड़ी अच्छे तरीके से आपकी चलनी चाहिए, उस शादी के बारे में आप बताएं थोड़ा। हमारी शादी एकदम अच्छी तरीके से ही चल रही थी। हमारी लव मैरिज थी तो डेफिनेटली कि अच्छी ही चलनी चाहिए जी। और मेरी तीसरी शादी से मेरे बच्चे भी बहुत खुश थे। अच्छा। उनको भी एक माँ का प्यार मिला, इस तरीके से वो महसूस भी करने लगे थे। अच्छा अच्छा। शादी के बाद हम फरवरी में माथेरान घूमने भी गए थे। वहाँ हमारे 300 से ज्यादा अच्छी मोमेंट के फोटोग्राफ भी है। अच्छा। मेरी पत्नी का पहला बर्थडे मार्च में आया था तो मेरे बच्चों ने बड़े हर्ष और उल्लास से उनका
बर्थडे भी सेलिब्रेशंस किया था रात को 12 बजे। बहुत बढ़िया। एक चीज जानना चाहेंगे, उस वक्त में आपके बच्चों की एज कितनी थी अभी जब? दोनों नाबालिग थे। तकरीबन बेटी 17 साल की थी, बेटा 15 साल का तो था। वे बड़े मैच्योर्ड थे, मैच्योर थे, तो उनको शादी एक्सेप्टेड थी और वो मम्मी को भी एक्सेप्ट कर लिया? एक्सेप्ट कर दिए थे। वेरी गुड। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी हमारे लाइफ में कोई दिक्कत आई ही नहीं थी। फिर 6/4/2022 को नहीं 6/4/2022 को बिना कुछ कारण, बिना कुछ झगड़े कि उसने मेरे घर का त्याग कर दिया था। वो अपने मम्मी के घर गई थी। अच्छा, ओके। क्यों ऐसा एकदम अचानक, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था? हम तो ऐसे ही बाहर घूमने निकले थे। फिर अच्छा। बोले दोपहर में बोले कि चल हम मम्मी के यहाँ पे भी मिलने या मिल के आए। हाँ हाँ हमारे घर पे भी ऐसा कुछ मालूम नहीं था। हाँ हाँ, हम उनके घर पे मिलने गए बराबर उसकी मम्मी को, जी। और बैठे थे वहाँ पे। मुझे बोल दिया कि भाई अब मैं आना नहीं चाहती आपके पास। ओह, अच्छा। और फिर मैंने वहाँ पे जो बीच में रिलेटिव थे उसके, जिसने शादी में बीच में मीडिएटर थे, उनको भी फोन करके बताया। तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा गुस्से में है कि जो भी है हाँ छोड़ दीजिए, हाँ, जो भी होगा हम 2 दिन के बाद कॉल करके आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा। फिर भी मैंने बहुत ट्राई की, समझाने की ट्राई की। 2 घंटे या 3 घंटे में उसके यहाँ पे बैठ के समझाया। जी जी उसकी जी। मम्मी ने भी बहुत समझाया कि भाई तू चली जा। अच्छा अच्छा। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो आई नहीं। फिर हाँ। 2 दिन के बाद जो मीडिएटर था उसका कॉल आया और हाँ। बोले कि भाई हमें ये रिश्ता आगे बढ़ाना नहीं है, हाँ हाँ हाँ। हमें डाइवोर्स चाहिए। माय गुडनेस, मतलब अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, आपने बर्थडे भी मनाया, बच्चों को भी एक्सेप्टेड थी, और वो आगे चल के ही आपसे उन्होंने बोला था कि हम लोग शादी करें। फिर ऐसा कहाँ, ये परिवर्तन अचानक कैसे आ गया? परिवर्तन उसको शादी के बंधन में बंधना ही नहीं था। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से उसमें बाद में जिस तरीके के केस किया और केस में जिस तरीके से पैसे की मांगनी की, तो मेरे हिसाब से तो उसने शादी सिर्फ एलोमनी और एक बड़ी खाता खोराकी के लालच में ही की है, ऐसा लग रहा है। ओह, सो देखिए यहाँ पर जो है, इनकी जो थर्ड वाइफ है वो एक एजुकेटेड और वकील है, एडवोकेट है, जिन्होंने इनको मदद करी थी। वो आगे चल के इन्हीं के पास में एक इन्होंने प्रस्ताव दिया था और फिर शादी करी। और शादी के कितने समय बाद में? 3.5 महीने। जस्ट 3.5 मंथ, 3.5 महीने में ही उनका इस तरीके का अचानक यू टर्न, बहुत आश्चर्य वाली बात है। तो उसके बाद में जब उन्होंने किस तरीके से केस वगैरह क्या क्या किए और क्या, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बाद मैंने सामाजिक और कानूनी तौर पे उसको लाने की बहुत कोशिश की जी लेकिन वो मानी ही नहीं। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि भाई मेरे बच्चों को माँ का प्यार जो मिला है जी। वो बरकरार रहे। हाँ जी। तो उस वजह से मैंने शादी बचाने की पूरी कोशिश की। और मैंने 5वें महीने में सूरत मीडिएशन सेंटर में उसको बुलाने के लिए एक एप्लीकेशन भी दी थी। बहुत बढ़िया। हाँ। लेकिन वहाँ पे वो वकील होने के बावजूद हाजिर ही नहीं हुई। अच्छा। और फिर 26 से 28/6/2022 को उसने सीधे सूरत महिला पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन आवेदन दिया। ओह, ओके। क्या, किस तरीके का महिला पुलिस स्टेशन में? कि भाई मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है और मुझे दहेज मांग रहे हैं और मेरे साथ क्रूरटी की है और राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी उसमें लगाए थे। ओह माय गॉड, वाह, बहुत बढ़िया। सो एजुकेटेड वकील से शादी करना एक तरफ में आपके लिए अभिशाप भी हो सकता है और आपके लिए एक वरदान भी हो सकता है, लेकिन इनके केस में किस तरीके का मोड़ आया, ये बड़ा दर्दनाक है। उन्होंने क्या क्या केस किए थे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले मैं भी वो बताना चाहूँगा कि उसने तो पहले जो आवेदन दिया था उसके बारे में 4/7/2022 को सूरत महिला पुलिस स्टेशन में मेरी पत्नी ने निवेदन भी एक दिया है। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं अपने पति के साथ रहना चाहती नहीं हूँ। अच्छा। आप उसको बुला के यहाँ पे समझाए। अच्छा। पुलिस स्टेशन में मुझे डाइवोर्स यानी तलाक लेने के लिए मुझ पे नाजायज दबाव बनाया गया। ओह, विच वाज जो कि बिल्कुल झूठ था। हाँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन का काम डाइवोर्स दिलाना नहीं है, वो काम नामदार कोर्ट का है, न्यायालय का है जी। और उसके लिए न्यायालय बैठी है जी। तो मैंने वहाँ ही किया कि एक काम आपका नहीं है, वो न्यायालय का है। हाँ हाँ। अगर न्यायालय में जाएगी और वो उसको वहाँ पे ठीक लगेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। जी जी। लेकिन मैं पुलिस में दबाव में आके मैं डाइवोर्स देना नहीं चाहता। बराबर है।
पुलिस का जो है रोल मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि वो सिर्फ एक तरीके से मीडिएशन करके और समझाने की कोशिश करती है ताकि फैमिली को दोबारा बचाया जाए। हाँ, पुलिस का काम वही होना चाहिए कि फैमिली बचे, जी फैमिली टूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ वरन से उल्टा था। वरन उल्टा था। देखिए, हम लोग जहाँ पर जुडिशरी की बात करते हैं वहीं पर पुलिस महकमे की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके पास में जो केस आए उसको वो एक नज़र से, एक आंख से और प्रक्षापित, यानी किसी की तरफ में एक झुकाव की तरीके से ना देखें, उसको समान नज़र से देखें और उनका एक तरीके का एंगल होना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से फैमिली टूटे ना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हुआ। उसके बाद में आगे क्या हुआ? उसके बाद 6/7/2022 को मेरी पत्नी ने 2 एडवोकेट भेजे मेरे पास जी और उन्होंने मुझे सूरत फैमिली कोर्ट में मुझे बुलाया ओहो और वहाँ पे बैठ के भी मुझे डाइवोर्स के लिए यानी तलाक के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा वहाँ पे मैंने उनको बताया भी सही कि भाई मेरे बच्चे मेरी पत्नी से भावनात्मक से जुड़े हुए हैं जी और मेरी पत्नी के जाने की वजह से मेरे दोनों बच्चे फेल हुए हैं। ओहो अच्छा, वे क्लास में अपने फेल हो गए थे। हाँ, दोनों बच्चे मेरे फेल हो गए थे। मेरी बेटी 10वीं में आगे जो पढ़ रही थी उसमें 61 या 67% आए थे हाँ हाँ और 11वीं में हाँ। मेरी पत्नी के जाने की वजह से वो फेल हो गई। हो और बेटा भी जो है बेटा भी फेल हो गया। वाह, वो भी उनको मैंने बताया था और मैंने बोला कि भाई मैं क्यों डाइवोर्स दूं, मैं शादीशुदा जीवन बनाने के लिए मैंने शादी की है, मैंने डाइवोर्स करने के लिए शादी नहीं की है। नहीं करिए, बिल्कुल सही। देखिए, ये एक ऐसा केस जहाँ पर कि न केवल पति बल्कि उसके बच्चे भी इससे इतने बैडली इफेक्ट हुए कि वे अपने 1 साल का लॉस किया। बच्ची जो 10th के अंदर में 67% इतनी मेधावी छात्रा थी, वो भी 11वीं में फेल हुई और सब लोग इतने अटैच्ड थे और वो चाहते थे कि ये कमबैक हो जाए और हमारा घर बच जाए। यस। उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? इसके बाद 21/7/2022 को सूरत महिला पुलिस स्टेशन ने 6/7/2022 को जो मेरी पत्नी ने आवेदन दिया था वो उसने दफ्तर कर दिया था, यानी रद्द कर दिया था। अच्छा अच्छा। फिर 21/7/2022 को वही रद्द हुए आवेदन पे मेरी पत्नी का निवेदन लेके अच्छा उस पे एफआईआर दर्ज कर दी। ओह माय गॉड। और एफआईआर किस बेसिस पे थी? एफआईआर में एक तो दहेज प्रतिबंध धारा, गाली गलौज और राष्ट्रद्रोह जैसे गंभीर आरोप थे। माफ कीजिएगा, राष्ट्रद्रोह? आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह किस तरीके से उन्होंने लगाया? राष्ट्रद्रोह की कलम नहीं लगाई लेकिन इस जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं ओह कि मैंने हाँ सूरत पुलिस कमिश्नर के कैमरे जी। हैक करके ओह उसके मोबाइल पे मेरा उसके लाइव लोकेशन, लाइव फोटो में भेज रहा था। इतना गंभीर आरोप, वो भी सरकारी महकमे के आपने सीसीटीवी को हैक करने वाली बात, ये कैसे हो सकता है? इसका बेस क्या था? किस आधार पर उन्होंने इतना गंभीर इल्जाम आपके ऊपर लगाया? ये पूरी सिचुएशंस देखने जाए तो आज का अभिमन्यु एक मूवी है, हाँ जी, तो उसमें भी एक मूवी का प्रेरित होकर पूरी एफआईआर लिखाई गई है ओह अच्छा। कि हीरो जहाँ पे भी जाता था तो विलन वहाँ पे उसके लाइव लोकेशन और लाइव फोटो उसके मोबाइल पे भेजता था। अच्छा अच्छा। तो उसी से प्रेरित होके मेरी वाइफ ने भी एक गंभीर आरोप इसलिए लगाया कि भाई मैं उसके दबाव में आ जाऊं। अच्छा, इस वक्त में यदि हम देखें जो मार्केट में जिस तरीके के केसेस चल रहे हैं, उस हर केस में एक डिफरेंट स्टोरी होती है, लेकिन यदि इनकी स्टोरी देखा जाए तो इतनी गंभीर कि उन्होंने उन पर एक इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो भी बगैर बेस के और एक मूवी से प्रेरित होकर के। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए कि क्या इसके पीछे वजह रही होगी और उन्होंने क्या आपके ऊपर में इल्जाम, जिसका कोई वजूद ही नहीं है। और ये ऐसी सुविधा सूरत में तो जाने दो, गुजरात में भी जाने दो, पूरे भारत में भी उपलब्ध नहीं है। किस तरीके की सुविधा? कि क्या किसी के पुलिस कमिश्नर के जो रोड पे कैमरे लगे हैं उसमें से किसी का लाइव लोकेशन, लाइव फोटो में अपने मोबाइल में देख सको।
माय गुडनेस, ये तो मुझे लगता है कि जो अभी साइबर स्पेस या जो इस तरीके के जो नए कोर्सेज चलते हैं वो लोग भी शायद इतना नहीं कर पाए। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कैमरा है, कैमरा को हैक करना है तो पहले तो उसके साथ इंटरनेट का जुड़ा होना कंपलसरी जरूरी है। बराबर है। और जो भी एक कैमरा से है हाँ, वो सब इंफ्रानेट से कनेक्टेड है। जो बराबर बात है। यानी मुझे जो समझ में आता है कि चूंकि यहाँ पर आपकी जो पत्नी थी वो एडवोकेट थी और वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इसको गंभीर आरोप लगाने के लिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और आपके ऊपर में एक इतना गंभीर आरोप लगाया। ये किस वक्त की बात है? उन्होंने किस सन में? आपने जुलाई 2022 में? 21/7/2022। हाँ, 21/7, आपको डेट भी याद है। 21/7 फिर आगे किस तरीके से इसने मोड़ लिया कहानी ने? फिर उसके 3-4 दिन के बाद लोकल न्यूज़पेपर में ये पूरी कहानी मेरी छप गई थी नाम के साथ। माय गुडनेस, ये क्यों? ये किसने छपवाया? ये तो हमें भी नहीं पता कि उन लोगों को कहाँ से आई। मैं वहाँ पे न्यूज़पेपर में जाके भी बोला तो वो लोग बोल रहे कि भाई हम ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। माय गुडनेस, एक आदमी जिसने कि वो गुनाह ही नहीं किया और उसके बारे में गलत गंभीर आरोप महिला वकील द्वारा लगाए जाते हैं और वही चीज न्यूज़पेपर में आती है और आप इससे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति विशेष की छवि धूमिल करने का एक कितना गंभीर षड्यंत्र और प्रयास है, जो कि बात अभी तक कोर्ट में लंबित है, जो कि प्रूव भी नहीं हुई है, लेकिन वो न्यूज़पेपर में आ जाती है और उससे डेफिनेटली आपकी जिंदगी में, आपके व्यवसाय में किस तरीके के इफेक्ट आए ये न्यूज़पेपर में आने से? न्यूज़पेपर आने से मेरा जो इंश्योरेंस का बिजनेस चलता था उसमें भी काफी प्रॉब्लम आई। मेरे कस्टमर जो थे वो मेरे पे ट्रस्ट रखते थे, वो ट्रस्ट भी कई जगह पे मैंने खो दिया है। माय गुडनेस, कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार कि एक आदमी जिसका कि अभी तक वो साबित भी नहीं हुआ है गुनाह और जो कि झूठा गुनाह था, पब्लिक कैमरे को हैक करके लाइव लोकेशन अपने मोबाइल पे लेकर के भेजने वाली बात है। व्हाट अ बिग सरप्राइज। हम आगे जानना चाहेंगे फिर इस कहानी, मतलब किस तरीके से आपने उसको लड़ाई करी और किस तरीके से आप उसे फेस कर रहे हैं। मैंने जब मुझे यहाँ समझ रसीद लेके बुलाया, वहाँ पे बुलाया था नोटिस देके कि आप पे एफआईआर हुई है, आप यहाँ पे आके अपना पक्ष रख के जाए। मैं वहाँ पे भी पक्ष रखा था कि ऐसी सुविधा मेरे को पता तो पूरे इंडिया में भी नहीं है। आप उसके बारे में कमिश्नर ऑफिस से पूरा रिपोर्ट मंगवाई है। जी 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 जी। लेकिन मेरी बात कहीं पे भी सुनी नहीं गई है और 2/8/2022 को यही काल्पनिक आक्षेपों के साथ चार्जशीट नामदा कोर्ट में दायर कर दी थी। अच्छा, फिर नामदा कोर्ट में आने के बाद मेरी पत्नी को तो मालूम है कि ये आरोप झूठे हैं। अगर ये न्यायालय के अंदर बॉक्स में आके न्यायालय समक्ष गवाही देती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल सही। उसकी सनद पे भी प्रॉब्लम आ सकता है कि सनद भी जा सकती है। जी जी जी। तो उस वजह से वो गवाही नहीं आने के लिए अनव्य पैत्र अपना रही है। वो आज करीबन 2 साल के ऊपर हो गया, आज तक उसने गवाही नहीं दी है और गंभीर आक्षेपों के साथ दूसरी एप्लीकेशंस नामदा कोर्ट में दिए जा रही है। अच्छा, प्रकरण अभी लंबित है और वो उसे खींचती जा रही है ताकि वो गवाही वाला स्टेप ना आए, वो स्टेज ही ना आए। हाँ, और मुझे दबाव में लाके ये पूरा प्रकरण भी खत्म कर सके। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर इस केस में उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए और शायद अब उन्हें गंभीर आरोप की जो निगेटिव रिवर्स इफेक्ट है वो उन्हें समझ में आते होंगे, तो इसलिए वो थोड़ी स्मार्ट तरीके से उसको खींच रही है प्रकरण को और वो उस स्टेज पर नहीं आ रही कि जहां पर उन्हें गवाही देना पड़े। तो अभी आपके ऊपर कौन कौन से प्रकरण लंबित हैं? मेरे ऊपर अभी 498 है। उसके 6 महीने के बाद मैं दबाव में नहीं आया तो उसकी वजह से उसने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी एक केस दायर किया, यही गंभीर आरोपों के साथ, आरोपों में थोड़ा बदलाव करके। अच्छा, तो आपके ऊपर में 2 केस अभी लंबित हैं। 498A डाइवोर्स, 125, ये औरतों के पास में एक ऐसे हथियार हैं जो कि वो कभी भी यूज करती हैं पुरुषों के अगेंस्ट। और दूसरा, मैं तो बोलना चाहूंगा कि कई बार
शायद आपने भी सुना होगा कि कई बार वकील ही उन्हें सलाह देते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम इन पे ये केस भी लगा देते हैं, वो केस भी, और आपके माँ बाप पे भी, आपके बच्चों पे भी, ताकि थोड़े केस में गंभीरता आ जाए। तो दरअसल हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, इसमें कई जगह के अंदर में एडवोकेट भी ये रोल प्ले करते हैं कि वे उन्हें मिसगाइड करते हैं और झूठे आरोप लगाने में मदद करते हैं। हम बहुत माफ़ी चाहेंगे कि इतने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगे और आप इस वक्त में कितनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इस वक्त में आपकी क्या स्टेज है आपके दोनों प्रकरण में, और आप इसको किस तरीके से फेस कर रहे हैं? पहले मैं 498 की बात करूं। जी। 498 में पहले इसने 173(8) की एप्लीकेशन दी थी कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन से नहीं की है। अच्छा। और दूसरे 2 आरोप है कि भाई उसने मेरा जो स्त्री धन है वो रिकवर, उनको गिरफ्तार करके रिमांड में लेके वो स्त्री धन रिकवर नहीं किया है। अच्छा, तो ये उन्होंने ही आरोप लगाए? हाँ, उसने आरोप लगाए और उसने 173(8) की एप्लीकेशंस दी थी, लेकिन नामदार कोर्ट ने वो एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी थी। ओके, गुड। तो फिर उसने दूसरी 216 की एक एप्लीकेशंस लाई कि उसमें क्या पुलिस ने, अभी हमें याद आया कि पुलिस ने इतनी कलम और नहीं लगाई है जी, इसमें और आपके कलम लगा के चलिए। अच्छा। और नामदार सुप्रीम कोर्ट में भी एक जजमेंट में कहा है कि भाई कलम बढ़ाने का और घटाने का नहीं आरोपी के पास अधिकार है कि नहीं फरियादी के पास अधिकार है, वो नामदार कोर्ट के पास अधिकार है। बराबर बात। वो कलम बढ़ा तब सकती है कि जब एविडेंस कुछ नामदार कोर्ट के रिकॉर्ड पे आया हो और वहां पे लगे कि ये कलम ऐड करने की जरूरत है जी, तो कभी भी वो नामदार कोर्ट ऐड कर सकती है। लेकिन गवाही नहीं देने के लिए उसका मिसयूज करके मेरी पत्नी 216 की अभी एप्लीकेशंस दी है, उसमें भी वो खींची जा रही है। ओहो, देखिए उन्होंने जो है एक केस को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन पर एक 117 नहीं 173 178 तो इन्होंने इन पर एक्स्ट्रा दबाव बनाने के लिए इनकी जो वकील साहिबा जो इनकी पत्नी थी, उन्होंने एक 173 का केस किया, जो कि 178 का किया, जो कि इन्होंने मेहनत करके उसे खारिज करवा दिया। एप्लीकेशंस दी थी कि पुलिस से पास से इस बारे में इनको रिमांड पे लेके तपास की जाए। तो हमारे दर्शक में कई सारे लोग इस तरीके के लोग होंगे जिन पर ये धारा लगी होगी, इस तरीके का होगा। आप बताइए कि किस बेसिस पर आपने उसे खारिज करवाया? एक गुजरात का ही केस है, बाबू भाई, आई थिंक बाबू भाई करके है। अच्छा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ही जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे बहुत क्लियर कट कर दिया था कि आरोपी की प्ली लग जाए उसके बाद बचाव का अधिकार आरोपी का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, गुड। उसके बाद ऐसी रीइन्वेस्टिगेशन की कोई भी एप्लीकेशंस नहीं दे सकते। 178 का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट था। ओके। उस बेसिस पे नामदार कोर्ट ने इसकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दी थी। गुड। दोस्तों, समझने की बात यहाँ पर यह है कि यदि आपका कुछ केस चलता है झूठे आरोपों का और उस झूठे आरोप में सिमिलर मामला आपके किसी के साथ इस तरीके का हुआ है और उसकी कोई लैंडमार्क जजमेंट आपको मिलती है, तो वो जजमेंट लगाने से आपको मदद मिल सकती है। yes. और वही इन्होंने किया। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि जब इन्होंने इनके खिलाफ में पुलिस में जब कंप्लेंट हुई थी महिला पुलिस से, तो इन्होंने उसके प्रत्युत्तर में क्या किया? आपने उसके जवाब में क्या किया? हमने 7वें महीने में 2024 के अंदर सूरत महिला पुलिस स्टेशन को मेरे एडवोकेट को एक शोकॉज नोटिस भेजी थी। आपने पुलिस को शोकॉज नोटिस भेजी? यस। अच्छा, वेरी गुड। और शोकॉज नोटिस में महिला पुलिस स्टेशन ने कोई उत्तर नहीं दिया था, इस वजह से उसका इनवर्ड आउट नंबर और उसका प्रत्युत्तर क्या दिया उसके लिए एक RTI हमने दी थी। अच्छा, इनवर्ड आउट वो लोग नहीं देते थे, इनवर्ड नंबर नहीं। अच्छा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड हुई कि नहीं हुई वो तो मेरे को प्रूफ चाहिए जी। उसके लिए हमने इनवर्ड और आउटवर्ड नंबर मांगा था। बराबर।
और उसने अगर कोई उत्तर दिया है शोकॉज नोटिस का तो हाँ, हाँ। हमें नहीं मिला था, अच्छा, तो उसकी डिटेल्स मांगी थी। तो फिर वो मिली आपको? नहीं, मैं सूरत महिला पुलिस स्टेशन ने मेरी पत्नी को बुलाया हाँ, हाँ, और हाँ। उसके पास से एक लेटर लिखवाया अच्छा, कि मेरी अंगत माहिती है और वो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती, यानी ये माहिती इनको नहीं देनी है। अरे! अच्छा, ओके। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आप उनकी कोई इन्फॉर्मेशन माँग रहे थे। आप हाँ। तो पुलिस से हाँ, शोकॉज मेरा के मेरा और पुलिस का ही था। जी। मैंने पुलिस को शोकॉज नोटिस भेजी थी, जी, तो मुझे उत्तर भी पुलिस से ही लेना था। मेरी बराबर। वाइफ इसके अंदर इन्वॉल्व होती ही नहीं है, जी। लेकिन उन लोगों को उत्तर नहीं देना था। अच्छा, इसलिए हाँ, कानून के विपरीत जाके जी। उन्होंने एक टेलीफोनिक किया था और टेलीफोनिक करके मेरी पत्नी को बुलाया अच्छा, और उसके पास से एक लेटर भिजवा के मुझे भिजवाया था कि अच्छा, आपकी पत्नी ना बोल रही है, इसलिए हम उसका उत्तर नहीं देंगे। अच्छा। तो आपको फिर इनवर्ड नंबर नहीं, फिर मैंने इसके लिए प्रथम अपील में गया और Very वहाँ good. से फिर मैं ये डिटेल्स लेके आया और वहाँ से मुझे पता चला कि उन लोगों ने शोकॉज नोटिस का जवाब आज तक नहीं दिया है। ओह! तो यू गॉट इट, मतलब फाइनली आपको मिल गई। हाँ, देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन के लिए सरकारी महकमे में जाते हैं और वहाँ पर हम आरटीआई के लिए अप्लाई करते हैं, तो आरटीआई से ज़रूरी नहीं कि हमें जो जवाब मिले उस पर हम रुक जाएँ। हम उसमें फर्स्ट अपील कर सकते हैं और वहाँ से भी ये नहीं जवाब मिला तो हम उसके बाद में अनदर अपील भी कर सकते हैं विदिन अ स्पैन ऑफ 30 डेज। दिस इज समथिंग गुड। और बड़ा स्ट्रेंज है कि उन्होंने जो है वाइफ से पूछा है और आपने ये, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि आपने पुलिस डिपार्टमेंट को शोकॉज नोटिस दिया है। हाँ, देने का रीजन इस था कि पुलिस को जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको वहाँ पे ही मालूम था कि भाई मेरी पत्नी ने पुलिस कमिश्नर के सीसीटीवी कैमरे के हैक बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी है। बराबर जी। तो उसके बारे में उपली अधिकारी से उन लोगों ने कोई सलाह मशवरा नहीं किया और एफआईआर में बी समरी और सी समरी भरने का भी राइट पुलिस को है। जी, अगर कोई भी पीड़िता आती है तो हम्म। एफआईआर लेने की, उसमें बराबर। कोई ना नहीं है, जी, लेकिन वो एफआईआर सही है कि गलत है हाँ, वो जान के बी समरी सी समरी भरने का भी राइट पुलिस जी। के पास है। यस, ट्रू, तो ट्रू, उन लोगों ने बी समरी सी समरी क्यों नहीं भरी करेक्ट। और इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की मेरी वाइफ की, उस हिसाब से मैंने एक शोकॉज नोटिस मेरे एडवोकेट के माध्यम से भिजवाई थी। बिल्कुल, आप मुझे लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है कि यदि आप एक आरोप लगा रहे हो कि एक पुलिस महकमे के सुपीरियर डिपार्टमेंट का सीसीटीवी हैक हो गया, तो उनकी तरफ से भी एक चेतावनी होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ। और यदि नहीं हुआ तो उन्हें बोलना चाहिए कि भई ये गलत एफआईआर, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप हमारे पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आप एक तरीके से पुलिस महकमे को भी बोल रहे हो कि आपकी व्यवस्था इतनी बेकार है कि कोई भी आदमी आप हैक कर सकता है। उन पर भी इल्ज़ाम है और दूसरा आप पर भी उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया। पुलिस के साथ उसने गुजरात की सुरक्षा पे भी सवाल उठाया है और Yes. देश की सुरक्षा पे भी सवाल उठाया है। वेरी ट्रू। अगर ऐसा ही कोई लोकेशन देखने जाए और मोबाइल में लाइव लोकेशन लाइव फोटो देखे यस, तो देश की सुरक्षा का भी सवाल आता है। बहुत बहुत सही कहा आपने कि ये तो एक बहुत नेशनल लेवल पे उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो डोमेस्टिक केस हुआ है उसमें और आपने क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व करी हैं? डोमेस्टिक केस के अंदर मैंने जो आरोप गलत लगाए थे वो सब, और मेरी पत्नी डबल ग्रेजुएट होने के बाद भी हाँ जी, हाँ जी। वो खुद को असक्षम बता रही है। ओके, तो उस हिसाब से मैंने ये प्रोसीडिंग ड्रॉप करने की एप्लीकेशन मुझे समन्स मिला था, जी। उसके दूसरे ही ठहराव में हम्म, हमने ये कॉपी नामदार कोर्ट में सबमिट की थी। अच्छा। फिर मेरी पत्नी ने दूसरा एक उसके अंदर लिखा था हम्म, कि मेरी वृद्ध माता अच्छा जो उस समय पे 72 साल की होगी, जी। वो हाँ। टिफिन का काम करके पर मंथ 25,000 रुपया कमा रही है। ओह, अच्छा। वो अपनी उसकी सेहत की चिंता मुझे हर बार सताती रहती है। वो अपना घर का काम भी पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा जी। रही है। वो माता 25,000 कमा रही है। दूसरी मेरी बेटी जो पढ़ाई कर रही थी, अच्छा, उसकी पढ़ाई मेरी पत्नी की वजह से बिगड़ी हुई है। जी जी जी। 2 साल से 2 साल से मेरी बेटी और बेटा एक ही स्टैंडर्ड में फेल हो रहे हैं। जी, तो उस वजह से भी हमने नामदार कोर्ट में कोर्ट कमीशन के लिए एक एप्लीकेशन दी थी कि मेरी पत्नी या मेरी माता और मेरी बेटी की कोई उस टाइम पे इनकम नहीं थी। जी जी। तो आप आके वहाँ पे कोर्ट कमीशन लेके चेक करवा सकते हैं। वो एप्लीकेशंस भी आज करीबन 1.5 साल से हो गया, वो मेरी पेंडिंग है।
एक सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश और स्नेहा में एक दिशा निर्देश दिया था कि एप्लीकेशन के साथ ही एफिडेविट देनी होती है। बराबर। मेरी पत्नी ने मेरा जवाब जानने के हेतु से, मेरा बचाव जानने के हेतु से आवेदन के साथ उसने एफिडेविट नहीं दी थी। अच्छा, दी नहीं। ओके। उसने करीबन 6 महीने के बाद 11वें महीने में उसने एफिडेविट दी। दूसरे महीने 2023 में दूसरे महीने में एप्लीकेशंस दी थी और 11वें महीने में उसने एफिडेविट दी। अच्छा। करीबन 9 महीने के बाद। ओह माय गॉड। ओके। मेरा जवाब दाखिल हो जाने के बाद, मेरा बचाव जानने के बाद, तो उसमें भी हमने मेरे जवाब में भी कड़ी आपत्ति जताई थी कि अब जो एफिडेविट वो देगी तो उस पर भी हमें कड़ी एतराज है। उसमें भी मेरी पत्नी ने बहुत सी जगह पे अल्प सामग्री के साथ एफिडेविट रजू की थी। अच्छा। पहला तो कि 3 साल का आईटी रिटर्न देना पड़ता है, उसकी जगह पे 1 साल का अभी का उसने आईटी रिटर्न दिया था। बैंक स्टेटमेंट भी आधे अधूरे दिए थे और बहुत सारी उसने अपनी इनकम वो वहाँ पे छुपाई थी। उसकी एफडी थी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर 4 लाख के करीबन, वो उसने डिक्लेयर नहीं की थी। तो वो सब मिला के और उसकी जो मूड पिटीशंस थी, उसकी वचगाड़ा की पिटीशंस थी और एफिडेविट, तीनों मिला के 19 मुद्दों पे हमने सीआरपीसी 340 की एप्लीकेशन 28/11/2023 के दिन नामदार कोर्ट में सबमिट की थी। बराबर। और आपने फिर उसके बाद में जब जवाब दिया तो आपने फिर अपना रजनीश नेहा एफिडेविट दिया? नहीं, मुझे 340 के एप्लीकेशन तैयार करने में थोड़ा टाइम निकल गया था। बराबर। और हमने नामदार कोर्ट से उसके लिए एक मुद्दत मांगी थी जी कि भाई हमें रजनीश और स्नेहा की एफिडेविट देने के लिए टाइम दीजिए और एज ए नियम के मुताबिक पत्नी एफिडेविट दे उसके बाद मुझे देनी है, लेकिन पत्नी ने अभी पूरी एफिडेविट ही नहीं दी है। बराबर। तो मैं कैसे दे? पहले पत्नी पूरी एफिडेविट तो दे, अगर उसकी इनकम वहाँ पे कंप्लीट होती है, पूरी एफिडेविट आती है, तो फिर मेरे उसमें मेरी एफिडेविट देनी होती है। बराबर। सो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो पेटिशनर है यानी जो वाइफ है, यदि वो केस करती है मेंटेनेंस का, डाइवोर्स का और आपसे पैसे मांगने के लिए, तो उसे केस के साथ में ही रजनीश नेहा एफिडेविट है वो पेश करना चाहिए। वो उन्होंने नहीं करी। और दूसरी बड़ी चीज़, जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो डबल ग्रेजुएट होकर के एडवोकेसी करते हुए, वो भी आपने बताया 20 साल से ज़्यादा से करती हैं, उसके बावजूद वो बोलती है मैं असक्षम हूँ और इनकी जो बूढ़ी माताजी हैं और जो स्कूल जाती बच्ची है उस पर जबरदस्ती का एलिगेशन लगा दिया कि वो दोनों डिफेंस सिस्टम का और ब्यूटी पार्लर का काम करके हर महीने 25,000 रुपया कमाते हैं। अगर मेरी पत्नी का मान भी लेके चलो दोनों 25,000 रुपया कमाती है कि दोनों को इतना आवड़त भी नहीं है, तो डबल ग्रेजुएट एडवोकेट होने के बाद तो उसकी खुद की इनकम कितनी होनी चाहिए? जब इनकी बूढ़ी माताजी 25,000 कमाती है, इनकी स्कूल गोइंग लड़की जो है वो 25,000 कमाती है, तो डबल ग्रेजुएट वाली एडवोकेट कितना कमाएगी? सी दिस इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले विद द जुडिशियल। ये सब कुछ एक मजाक सा बन चुका है। आप समझिए कि यदि कोर्ट के अंदर में भी आप झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोलती हैं, इल्जाम लगा देती हैं, और क्यों लगा देती हैं? क्योंकि उन्हें डर नहीं है, उन्हें खौफ नहीं है। यदि बाद में इस तरीके के कई सारे इल्जामों में जब पत्नी पीड़ित पता चल जाता है कि पत्नी ने गलत इल्जाम लगाया, तो हमारा ही जुडिशियल सिस्टम उन्हें कई बार यूं ही बरी कर देता है, या 500 रुपए लेके बरी कर देता है, या 1000 रुपए देके बरी कर देता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यदि उन्हें भी डर या खौफ होगा तो शायद वो इस तरीके की गलती करने में 10 बार सोचेंगी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब कुछ, इतना सब कुछ घटित होने के बाद में क्या आपने सरकार से, क्या आपने गवर्नमेंट से कुछ किसी तरीके की गुहार लगाई? क्योंकि आपके साथ की स्थिति बड़ी अलग टाइप की स्थिति रही। मैंने बहुत सारी कचहरियों में मैंने मेरी गुहार लगाई है, लेकिन कहीं पे भी मुझे पूरी तरीके से न्याय नहीं मिला है जी। हर कचहरी में से मेरे आवेदन सूरत महिला पुलिस स्टेशन में आते थे और सूरत महिला पुलिस स्टेशन मेरा आवेदन से, मेरा आंसर निवेदन लेके, समझ रसीद देके वो आवेदन रद्द कर देती थी और कोर्ट राय दाद लेने के लिए मुझे बोल देती थी। मैंने बहुत सारी जगह पे
आवेदन दिए, लेकिन मेरा कोई भी आवेदन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे कहीं से भी न्याय नहीं मिला है। तो एक छेल्ले लास्ट पोजीशंस में मैंने महामहिम राष्ट्रपति अच्छा और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मैंने परमिशन मांगी थी। ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हैं आप? आपने उनको इच्छा मृत्यु के लिए लिखा? 3/9/2024 को। हो। मुझे कहीं से न्याय मिल ही नहीं रहा है, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, तो मैं सम्मान पूर्वक जी नहीं पा रहा हूँ। तो सम्मान पूर्वक मुझे मृत्यु का तो अधिकार है ही है। क्या ये जस्टिस सिस्टम और अतुल सुभाष चाहता है? क्या और प्रवीण खुराना चाहिए? कितने लोगों की, मानवों की जान लेना चाहता है ये सिस्टम? एक आदमी जिसे न्याय पे न्याय मिल ही नहीं रहा है, हर जगह वो प्रताड़ित हो रहा है और न्याय भी नहीं सुन रहा, पुलिस भी नहीं सुन रही, और उस आदमी को आप प्लीज इस तरीके का कदम कभी ना उठाएं। इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग करी। आई एम सॉरी बट ये जुडिशियल सिस्टम पे बहुत शर्मनाक बात है कि एक हट्टे कट्टे व्यक्ति को, जिसके बच्चे हैं, जिसकी माँ है, जो उनकी जिनके लिए वो जिंदा है, जिनके लिए वो ब्रेड एंड बटर आज अर्न कर रहे हैं, और वो आदमी इतना हताश हो चुका है कि उसको ये लिखना पड़ा कि मुझे जो है इच्छा मृत्यु दी जाए। तो जो आपका दूसरा अभी है, उसकी भी कुछ इस तरीके की जजमेंट थी, आप उसे किस तरीके से फाइट कर रहे हैं? हाँ, मैंने हमारे जजमेंट के साथ नामदार कोर्ट में हमारा जो जवाब है वो हमने सबमिट कर दिया है जी। उसमें भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। अच्छा। और वहाँ पे मेरी फाइट चल रही है, और वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई फरियादी को वो 216 की एप्लीकेशंस देने का राइट है ही नहीं। अच्छा, क्योंकि अमेंडमेंट नहीं कर सकते इस स्टेज पे। यस। देखिए, एक वकील औरत होकर के भी इस तरीके के झूठे आरोप में लगा रही है, और वो भी यानी वो पेटिशनर भी है, वादी भी है, और पत्नी भी है, और वकील भी है, और उसके बावजूद समझदारी होते हुए भी इस तरीके के झूठे आरोप लगाए जा रही है। यानी दूसरी जो अन्य हैं उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। हम माफ़ी चाहेंगे कि आप इतनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और आप जो तीसरी शादी आपकी अच्छी हो सकती थी उसमें भी अभी दिक्कत चल रही है। अब ये जो सब कुछ चल रहा है, तो इसमें आपने क्या क्या किन किन परिस्थितियों से गुजरे, किस मानसिक हालत से गुजरे, और आप उसे कैसे लड़ाई कर रहे हैं? आपको प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है? मेरी लड़ाई तो अभी चल रही है, क्योंकि मुझे दूसरी पिटिशंस डोमेस्टिक में भी आ रही है। डोमेस्टिक में गंभीर आरोप थे, और उसने खुद एडवोकेट होते हुए भी, और उसने पिटिशनर और फरियाद में लिखा है कि मैं वकालत करके अपना गुजराना मैं को अपना खुद का भरण पोषण कर रही हूँ। अच्छा। फिर भी एक मेंटेनेंस लेने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बोल रही है अच्छा कि मैं कमाने के लिए असक्षम हूँ। ओह, अच्छा। मैं कमाने के लिए नहीं, लेकिन मैं अपना भरण पोषण करने के लिए मैं असक्षम हूँ। अच्छा। पिटीशन में उसने ऐसा लिखा है। हाँ। और मैं उससे अलग जीवन जी रही हूँ। अच्छा। अगर वकील होते हुए 22 साल या 21 साल की प्रैक्टिस है उनकी, अच्छा, अनुभव है, उसके बाद भी अच्छा, दूसरे एडवोकेट की यहाँ पे सर्विस कर रही है, हाँ, उसका पगार आते हुए भी वो असक्षम जो है, तो उसको सक्षम किसे कहा जाएगा? वाह भाई वाह। यहाँ पर एक है मतलब पीड़ित पुरुष जिनको बोलना चाहिए, इतने जो कि इनके पास में जवाबदारी है, इनकी बूढ़ी माँ भी इनके साथ रहती हैं, इनके बच्चे भी इनके पास में हैं, और वहाँ पर वो वकील औरत है जिसकी 20 साल की प्रैक्टिस है और उसके पास कोई लायबिलिटीज नहीं है। कोई लायबिलिटीज नहीं है। उसके बावजूद वो किस मुंह से इनसे मेंटेनेंस मांग रही है। वाकई बहुत आश्चर्य वाली बात है, और ये आश्चर्य एक प्रश्नवाचक है हमारे जुडिशियल संस्था के ऊपर, हमारे पुलिस की व्यवस्था के ऊपर में, और हमारी समाज की व्यवस्था के ऊपर में। माफ कीजिएगा, ये आप इस तरीके के परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, तो आपको लड़ने का हौसला कहाँ से मिलता है? मैं न्याय के लिए लड़ रहा हूँ कि भाई, मैं जुडिशियल में पहले से बहुत विश्वास रखता था कि भाई न्याय तंत्र, हमारे 4 स्तंभ है, उसमें से एक स्तंभ न्याय तंत्र का भी है। जी जी जी। और न्याय तंत्र इतना मजबूत है कि भाई हमें न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा जी, क्योंकि
एक आतंकवादी याकूब मेमन करके था, हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए भी उसका मानव अधिकार का हनन न हुए, उसके लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली थी। रात में कोर्ट खुली थी। जी, बिल्कुल याद है। तो उससे भी मैं बहुत प्रेरित था कि न्याय तंत्र, हमारा न्याय जुडिशल्स इतना मजबूत है कि भाई किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखते। जी, उस आत्मविश्वास के साथ जी। मुझे विश्वास है कि भाई मुझे न्याय मिलेगा ही मिलेगा। एक पीड़ित पुरुष इतनी सारी मुसीबतों से गुजरता हुआ न्याय प्रणाली पे अभी भी विश्वास कर रहा है, और ये जिम्मेदारी बन जाती है न्याय प्रणाली की कि एक आदमी को सही न्याय मिले, और वो अभी भी विश्वास के साथ लड़ रहा है। वह अपनी कहानी को वीडियो में करके और कुछ गलत कदम नहीं उठा रहा, वो अपने आप से लड़ रहा है दिन और रात, रात और दिन। उसने अपने बच्चों की माँ, अपनी पत्नी दोनों को खो दिया, और उसके बावजूद किस विश्वास के साथ लड़ रहा है, और वो गुहार कर रहा है जस्टिस से, न्याय प्रणाली से कि उसे न्याय मिले। हम आपके साथ में ये जो आपने स्टोरी शेयर करी और स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और अंत में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो दर्शक हैं या जो इस तरीके के दौर से गुजर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि अब कभी भी शादी होती है, पहले तो घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी घटना बनती है तो आप अपने बचाव के लिए भी एक अपना ऑप्शन रख सके। बहुत सुंदर। दूसरा, आप कहीं पे भी अच्छी मूवमेंट हो, जी, वो मूवमेंट को एक फोटोग्राफ में कैप्चर कीजिए। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। इनका कहने का मतलब ये है कि हजारों हजारों पुरुष लोग जब उन पे केस होते हैं, तब वे ये बोलते हैं कि हमें ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए हमने कुछ उसके एविडेंस नहीं रखे। तो इनका कहने का मतलब है कि आप शुरू से सतर्क होकर के चलिए, और सतर्क होने का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिविटी शो कर रहे हैं, आप सिर्फ अपना प्रिकॉशन कर रहे हैं। तो इन्होंने जो पहला पॉइंट बताया कि आप इसी तरीके से मूवमेंट्स को कैप्चर करिए, यदि सीसीटीवी लगा सकते तो दैट इज द बेस्ट। और सेकंड पॉइंट आपने जो बताया कि फोटोग्राफ्स वगैरह को, फोटोग्राफ जो आपने अपनी जितनी भी अच्छी मूवमेंट है, हाँ, वो फोटोग्राफ में क्लिक करके रखिए। अच्छा, अगर पत्नी कहे कि भाई मुझे यहाँ पे बहुत मानसिक त्रास मिला है कि भाई मुझे अच्छी तरीके से नहीं रख सके, हाँ, हाँ, तो हाँ, ये फोटोग्राफ से हम इतना तो प्रूव कर सकते हैं कि भाई उसकी जो स्माइल है फोटोग्राफ में, जो खुशी दिख रही है, हाँ, वो नेचुरल है। हाँ, अगर मैं उसको खुश नहीं रख रहा, मैं अगर पत्नी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं रख सकता, तो एक खुशी उसके चेहरे पे दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही। देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोटो झूठ नहीं बोलते, और फोटो दरअसल हम नेगेटिव मोमेंट्स के तो पता नहीं कोई खींचता है नहीं खींचता, लेकिन पॉजिटिव मोमेंट्स के, आपके हैप्पी मोमेंट्स के फोटो जरूर रखें, उन्हें संभाल करके रखिए, क्योंकि खुदा न खास्ता यदि आपको वो जरूरत पड़ी तो वो बहुत काम आ सकते हैं। और आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अगर आपके पास एविडेंस है तो पूरे एविडेंस के साथ आप ऊपर तक आवाज उठाइए। कमिश्नर है, डीजीपी है, मुख्यमंत्री है, अपने वड़ा प्रधान सिंह ने भी अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है, वहां पे अपनी लिखित फरियाद दाखिल कीजिए। अगर पुलिस आपके साथ गलत कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के ये मुताबिक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी का भी निर्माण हुआ है, वहां पे भी आप अपनी ये कंप्लेंट रख सकते हैं। बहुत सुंदर। ये कहना चाह रहे हैं कि सजग बनिए। आपका यदि एक दरवाजा आपको न्याय नहीं देता, तो यकीन मानिए दूसरा और दरवाजा है जहां पर आप गुहार लगा सकते हैं। दूसरा भी नहीं देता तो आप तीसरे दरवाजे जा सकते हैं। आपको चैनल पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की पता होना चाहिए, और आप वहां पर जाकर के उनसे गुहार लगा सकते हैं। थैंक यू, ये बहुत अच्छी एडवाइस दी। और कोई आप एडवाइस देना चाहेंगे? आपके पास कितना एविडेंस है? कहाँ पे कोई भी केस में पत्नी के पास तो कोई एविडेंस होते ही नहीं है, वो भी सिर्फ एक निवेदन के आधार पर ही एफआईआर और 125 से डीवीए सब इस पे ही रखती है। जी जी जी। लेकिन एविडेंस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एविडेंस है तो बचने का आपके पास एक मौका तो मिलेगा। बहुत सुंदर। और ये पूरी फरियाद ही गलत है, वो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बताना चाह रहे हैं, ये लड़ाई एविडेंस वर्सेस नॉन एविडेंस की है। हमारा जो कानून है वो ऐसा है कि महिला बगैर एविडेंस के भी एक फरियाद कर सकती है, और हमारी पुलिस की व्यवस्था और कानून की व्यवस्था जो शायद 1973 के अंदर में लॉज बने थे, उन्हें प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए, उसका मिसयूज करके वो कुछ भी आप पर प्रक्षेपण या आक्षेप कर सकती है। लेकिन हमें बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमारे पास में ठोस एविडेंस होना चाहिए।
बहुत सुंदर आपने मतलब अच्छे हमें मतलब सुझाव दिए, थैंक यू वेरी मच। और अंत में कोई चीज आप बताना चाहें? मैंने सारी कंप्लेन हम्म, बहुत सारे ऑफिसों में हाँ जी। और बहुत सारी कचहरियों में और बहुत सारे संस्थाओं में मैंने एप्लीकेशंस दी और सारी एप्लीकेशंस सूरत महिला पुलिस स्टेशन में उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर से आई थी, अच्छा, लेकिन वहां पे मुझे सपोर्ट नहीं करके वो मेरी सारी एप्लीकेशंस वहां पे से उसने समझ रसीद दे के रिजेक्ट कर दी थी। एक एप्लीकेशंस थी पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की, बराबर। वहां पे उसका निवेदन लिया गया मेरी वाइफ का, और मैंने स्पेसिफिक पुलिस पे भी कहा था कि भाई ये ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, तो पुलिस ने वहां पे मेरी पत्नी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि चार्जशीट में भी लिखा होता है कि आपने जो भी हमें जानकारी दी है उसमें कुछ भी गलत पाया गया तो 211 और 182 के मुताबिक आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है जी। और पुलिस के कई सारे पुलिस स्टेशन के बाहर भी बोर्ड लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को फंसाना चाहते हैं तो 193 के से लेके 199 तक आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आईपीसी की कलम की तरह जी। लेकिन मेरी पत्नी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस वजह से मैंने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में भी एक कंप्लेंट दी थी। वहां से निवेदन लेने के लिए मेरी पत्नी को बुलाया गया था और कैमरे के बारे में मेरी पत्नी ने कहा था कि भाई मेरे पे कोई लाइव लोकेशन लाइव फोटो मुझे नहीं भेजे थे। अच्छा। और वो कंप्लेंट में कर रही है कि लाइव फोटो और लाइव लोकेशन मेरे मोबाइल में भेजते थे। ओहो, तो कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट आ गया, फिर भी वहां पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस का फर्ज शांति, सेवा और सलामती का है। कोई फरियाद आए तो उसको आरोपी बनाना नहीं है, फरियाद जो आई है उसका निष्कर्ष निकालने के लिए सत्य लेके कोर्ट में आना होता है। बराबर। लेकिन वहां पे मेरे केस में ये स्टेप पुलिस चुक गई है। दरअसल ये जो बात बोल रहे हैं मेरे स्टेप में, मैं इनको करेक्ट करना चाहूँगा, ये सभी स्टेप में इस तरीके का पुलिस का पक्षपात होता है। Why the judiciary system, why the police system is just looking one aspect, why not both aspects? So in fact हमें यही बदलने की ज़रूरत है कि हमको भी सही तरीके से सुना जाए और हमें भी सही पलड़े तराजू के अंदर में भाव दिया जाए। हम आपसे बहुत तहे दिल से आपको विशेष देते हैं कि आप अपने केस के अंदर में स्ट्रांगली लड़ रहे हैं, बोल्डली लड़ रहे हैं। आप उसे अच्छे से लड़ करके आप ज़रूर उसमें विजय प्राप्त करेंगे, जीतेंगे और आपके साथ में न्याय होगा। हम ऐसा अनुशासन न्याय प्रणाली से भी बोलते हैं कि आपकी बात सुनी जाए। और आपको जो है बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पर पधारे और आपने इतनी सारी अपनी चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।